हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। कल जो हमने पढ़ा था वो नेचर के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑरोरा बोरियोलिस। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा मैग्नेटिक बॉटलिंग और तीसरा वेलोसिटी फिल्टर। ये सब ऐसे हैं जहाँ पर हम लोरेंट्ज फोर्स का इन जनरल लाइफ हम वहाँ पर लोरेंट्ज फोर्स और चार्जेस विच आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड या अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, इन चीजों का हम क्या करते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज है वो आती है साइक्लोट्रॉन। आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम छोटी से छोटी चीजों की जानकारी पा सके ताकि हम नेचर को और ज्यादा अच्छे से समझ सके। अगर हम और जैसा कि हमें आज पता है कि एटम है, मॉलिक्यूल्स है, फिर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो क्या मिले, एटम्स। एटम्स को तोड़ा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस को भी तोड़ा जाए। अभी हमें पता है कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, तो अभी हमें ये चीज पता है। अब हम ये चाहते हैं कि हम न्यूक्लियस को भी तोड़ें। ठीक है। न्यूक्लियस को भी तोड़ें ताकि न्यूक्लियस से फिर हमें क्या मिले, हमें पता चल जाए कि न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। क्या पता उससे भी छोटा और कोई पार्टिकल हमें मिल जाए। तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो। मास और वेलोसिटी क्यों चाहिए, +1 क्लास में हमने पढ़ा है कि मास और वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल के पास है तो उस पार्टिकल के पास क्या आ जाता है, मोमेंटम। ठीक है। मान लो ये पार्टिकल था, इसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो इसके पास क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। अब मोमेंटम आने के बाद जब ये दूसरी चीज से टकराएगा तो अपने मोमेंटम को उसमें ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। अब जब ये अपनी मोमेंटम को उसमें ट्रांसफर कर देगा तो ट्रांसफर करते ही वो चीज क्या होगी, टूट जाएगी। जैसे कि आप लोगों को अगर कोई पत्थर तोड़ना है, मान लो आप उस पर क्या करोगे, हैमर लेकर उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे। अब जैसे ही हैमर आया है, हैमर के पास मास भी है, देखा होगा आपने कितना भारी भरकम मास होता है बड़े पत्थर तोड़ने के लिए। मास है उसके पास, आप उसको लेकर आए, पत्थर के ऊपर आपने उसको स्ट्राइक किया। तो जब लेकर आए पत्थर के ऊपर उसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, जो हैमर का मोमेंटम था उसने वो कहां पर ट्रांसफर कर दिया, पत्थर के ऊपर वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब हैमर का मोमेंटम पत्थर के ऊपर उसने ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ, हमारे पास पत्थर टूट गया, पत्थर के ऊपर फोर्स लगा। अब चीजों को तोड़ने के लिए हमें तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा, उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, फोर्स लग गया, सारा फोर्स उस पत्थर के ऊपर और वो टूट गया। अब पत्थर टूटने के बाद क्या हुआ, उसमें हमने देखा कि पत्थर के अंदर मैग्नेट्स थे, हीरे मोती थे। ठीक है। हमारी बहुत जिज्ञासा हुई, हमें ना किसी पागल ने बोल दिया इस पत्थर के अंदर हीरे हैं, तो हमने क्या सोचा कि हम इस पत्थर को आज तोड़ के ही मानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या, हमारा दिमाग कहाँ काम किया कि हम कोई ऐसा भारी भरकम चीज लेकर आए, उसको इसके ऊपर स्ट्राइक करें और फिर ये टूट जाएगा। ज्यादा फोर्स, हथौड़ी से तो नहीं पत्थर को तोड़ने लग जाते, क्योंकि उसमें क्या होता है, मोमेंटम कम होता है, कम फोर्स लगा पाती है। तो हमने हथौड़ा लिया, हैमर। ठीक है, बड़ा वाला हैमर लिया। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि पार्टिकल, हमारे पास जो पार्टिकल तोड़ना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। अब हमने मॉलिक्यूल्स को तोड़ लिया था, एटम्स को तोड़ के पता लगा लिया था कि उसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है। अब हम नेक्स्ट जो पता लगाना चाहते थे वो ये लगाना चाहते थे कि आफ्टर ऑल इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका जो वजन होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। अब हमने सोचा कि इसके ऊपर हम क्या बोम्बार्ड करवाएं, पार्टिकल्स बोम्बार्ड करवाएं। और कैसे पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल बोम्बार्ड करवाएंगे। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बोम्बार्ड करवाएं और बोम्बार्ड करवा के ये टूट जाए। ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल ही क्यों लिए, क्योंकि अगर हमें, न्यूट्रल भी तो ले सकते थे, न्यूट्रल को प्रोजेक्ट करने के लिए कहां से लाओगे इतनी वेलोसिटी और कहां से उसको प्रोजेक्ट करोगे। चार्ज पार्टिकल को तो कैसे कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे सकते हो आप इजिली। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो,
जैसे ही आप इसको चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर देगा, एक्सीलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी मिल गई, अब उसको वेलोसिटी मिल गई, कुछ उसका मास भी है, तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को रखा तो उससे क्या मिल गया, वो एक्सीलरेट हो गया। एक्सीलरेट होने के बाद उसको क्या मिल गई है, वेलोसिटी मिल गई है। ठीक है, और उस वेलोसिटी के साथ वो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, उसको मोमेंटम मिल गया। जैसे ही दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसके ऊपर ढंग से फोर्स लगा देगा और उसको तोड़ देगा। अब न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वजन इसका थोड़ा सा हैवी होता है। जब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेकर आए तो क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया इसने। ठीक है, पॉजिटिव को इसने रिपेल कर दिया, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब फिर हम लेकर आए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, तो नेगेटिव तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन का क्या था, मास कम था, तो हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम था। उसको वेलोसिटी तो दी, लेकिन उसने क्या किया, कम फोर्स लगाया। अब बड़ा पत्थर तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन उस हथौड़ी के बराबर है, जो छोटी हथौड़ी होती है ना उसके बराबर, उससे तो बड़ा पत्थर नहीं टूटा। हमें तो क्या चाहिए, हथौड़ा चाहिए, तो मतलब थोड़ा हैवी पार्टिकल चाहिए। हैवी पार्टिकल्स कौन होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, उनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, तो हैवी चार्ज पार्टिकल्स चाहिए हमें। अब हैवी चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, वो कौन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज को ये इसके पास आते ही रिपेल कर देगा, तो क्या करें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा मोमेंटम के साथ, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ इसके पास भेजें। अगर एक साइकिल है, साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक साइकिल है बहुत ही धीरे धीरे आ रही है तो आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर वो साइकिल भी बहुत तेज स्पीड से आ रही है तो आप उसको नहीं रोक पाओगे, वो भी आपको हर्ट कर सकती है। ठीक है, तो यही केस हमारे पास है कि एक पॉजिटिव पार्टिकल था, यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है, ये बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचा इसने क्या कर दिया, इसको रिपेल कर दिया। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो जब तक ये एक्टिव हो पाता उससे पहले इसने इसको स्ट्राइक कर दिया और ये टूट गया। ठीक है, तो ये केस हुआ हमारे पास। अब हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल चाहिए और उसकी भी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, और चार्ज पार्टिकल कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या डिवाइस यूज किया गया, एक्सीलरेटर। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्सीलरेटर यूज किया जाता है, क्योंकि वही क्या करता है, उसको एक्सीलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सीलरेटर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक्सीलरेटर बहुत बड़े बड़े भी आपको मिलेंगे, आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लीनियर एक्सीलरेटर, सर्कुलर एक्सीलरेटर। अब देखो एक चार्ज पार्टिकल था हमारा, तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल्स और आयंस, साइक्लोट्रॉन हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हमारे पास यूज होता है एक्सीलरेट करने के लिए जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको। और ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जैसे कि आपके पास अल्फा पार्टिकल हो गया, एग्जांपल ले लो, अल्फा पार्टिकल हो गया आपके पास, ड्यूट्रॉन हो गया, तो ये किस में आते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक है, अब इनको हमें एक्सेलरेट करना है, तो ये हमने मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर चार्ज पार्टिकल गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा।
जैसे ही एक्सेलरेट होगा तो ये कितनी देर तक एक्सेलरेट होता रहेगा, जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक तो ये एक्सेलरेट होता रहेगा, और जैसे ही ये बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होना बंद हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी। तो फिर क्या फायदा हुआ, अब मतलब हमें इसको और ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए और लंबा फील्ड लगाना पड़ेगा, और लंबा सेटअप लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ को बढ़ाते हैं, तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, dv इक्वल्स टू ई डी एल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dv बाय dl। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कैसे जनरेट करते हो, पोटेंशियल देकर, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां हो जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरह से आप जनरेट करते हो। आपने पोटेंशियल लगाया है इतनी लेंथ के लिए, तो अगर कम लेंथ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे आप लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसकी लेंथ को नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q इंटू ई, और ये फोर्स तो हमें ज्यादा चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। इसी के साथ देखो F इक्वल्स टू एम इंटू ए एम लिख दिया, वो कर लेना अपना। तो ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। यहां से देखो ई ज्यादा तो ए ज्यादा, ई कम तो ए कम, ठीक है। एक्सेलरेशन कम तो मतलब वेलोसिटी में चेंज कम हो रहा है, वो कम स्पीड से बढ़ रही है, कम मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है उसका। तो अब देखो मतलब हम इसकी लेंथ को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम इसकी लेंथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास क्या करें फिर, हमें तो क्या चाहिए, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमे, लंबे डिस्टेंस के लिए घूमे, क्योंकि जब तक वो लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं घूमेगा तब तक वो पार्टिकल ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए फिर हमारे ध्यान में आया लोरेंट्ज फोर्स अगेन, ठीक है। लोरेंट्ज फोर्स अगेन हमारे ध्यान में आया, और लोरेंट्ज फोर्स ने उसमें क्या बताता है, किसके अंडर मूव करता है पार्टिकल, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वहां से फिर ध्यान में आया कि कुछ ऐसा हो जाए कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घूमता रहे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना हमने लगाया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घूमता रहे। तो ये किस वजह से कब हो सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो जहां जैसे ही हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये घूमने लग जाएगा। अब मतलब हमारा मोटिव क्लियर हो गया कि हमें ये करना है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है। तो यहां से फिर आई हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। तो हमें पता चल गया कि जो साइक्लोट्रॉन है वो किस प्रिंसिपल पर काम करेगा हमारा, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल पर काम करेगा हमारा साइक्लोट्रॉन, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट इट वर्क्स on the basis that positively charged particles can be accelerated when placed in electric field एक मिनट, when placed in oscillating electric field by making the particle to pass through the field again and again
with the help of magnetic field, which is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड रहेगा? ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड रहेगा कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको आप एक्सेलरेट कर सकते हो टू हाई एनर्जी, कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी, टू हाई एनर्जी। आप इनको एक्सेलरेट कर सकते हो हाई एनर्जी तक। और कब एक्सेलरेट होंगे ये? जब आप ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अभी समझाऊंगी, जब आप इनको क्या करो, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाओ, ठीक है, कंटिन्यूअसली ओसिलेट करता रहे, मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहे। एक बार प्लस इधर है तो अगली सेकंड माइनस आ जाए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, बाय मेकिंग द पार्टिकल टू पास थ्रू द फील्ड अगेन एंड अगेन। और हमें क्या करना है, जो पार्टिकल है वो फील्ड से बार बार पास होता रहे। किसकी हेल्प से पास होगा वो बार बार? डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। और वो क्या होते हैं, दोनों के ही परपेंडिकुलर होते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू ई। ई के भी वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये यहां से क्लियर है। अब हम करेंगे इसकी साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन। साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन अब हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो डीज होती हैं। ठीक है, ये होलो डीज होती हैं इस टाइप की। इस टाइप के आपके पास होलो डीज मिलेंगी, दो डीज होती हैं। और होलो डीज का मतलब क्या है भाई? होलो डीज का मतलब है कि ये अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, होलो डीज मतलब अंदर से ये खाली है। ओके, अंदर से इनके कुछ भी नहीं है इनके अंदर। अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है तो इनके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिसाइड इनसाइड द होलो कंडक्टर। और ये अब क्या हो गई, यहाँ पर होलो कंडक्टर हो गई। तो हमारे पास क्या होती है, टू डीज होती हैं, दो डीज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, विच इज होलो, विच आर होलो फ्रॉम इनसाइड, होलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, दो डीज होती हैं और वो दोनों ही क्या होती हैं, होलो होती हैं इनसाइड से। इनके बीच में अब हमें क्या चाहिए, पहले तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चाहिए, जिस पार्टिकल को हम ओसिलेट करना चाहते हैं। पहले तो हमें वो पार्टिकल ही चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक आयन सोर्स। ठीक है, आयन सोर्स रख दिया, जिसमें से आयन इजेक्ट होते रहेंगे। और ये कैसा होता है, एक छोटा हीटर होता है। जैसे आपने नॉर्मली अपने घरों में हीटर देखा है, वो क्या होता है, लाइट एमिट करता रहता है। और वो लाइट एमिट करता है उस टाइम पे क्या एमिट करता है, वो पार्टिकल्स एमिट करता रहता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अपने एटम्स, आयंस एमिट करता रहता है। तभी तो आपने देखा होगा ना, थोड़े दिनों बाद उसका कलर फेड सा हो जाता है। तो वो क्या करता है हमारे पास, जब स्टार्टिंग में तो आयंस जैसे जैसे हीट होगा तो क्या करेगा, आयंस और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया छोटा सा स्मॉल आयन सोर्स, इसमें से आयन निकलेंगे। ओके, अब हमने जो ये डीज थी इसको किससे कनेक्ट कर दिया, ऑसिलेटर से। ठीक है, ऑसिलेटर से। और ये क्या करता था, 10⁻⁷ हर्ट्ज की इसकी क्या थी, ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी। कितनी है इसकी, 10⁻⁷ हर्ट्ज ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मतलब इतना ये क्या कर सकता है, ओसिलेट कर सकता है। ओसिलेट करना मतलब पोलैरिटी को चेंज कर सकता है। जैसे कि एक बार अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो फिर ये पोलैरिटी को चेंज कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर माइनस, अगले ही सेकंड यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। इस तरह से डीज की पोलैरिटी को ये क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब जैसे ही डीज की पोलैरिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, इस केस में तो कहाँ है, इधर, इस वाले केस में इधर है, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई। तो इसी तरह
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है हमारे पास जो ऑसिलेटर है, अप्रोक्स 10⁴ वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट कर देता है। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देख सकते हो कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर जनरेट कर देता है। ये हमारे पास आयन सोर्स है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, हमने मान लिया बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये क्या है, यहाँ पर आपने मैग्नेट्स, ये लगा लो कि यहाँ पर आपने मैग्नेट्स लगा रखी हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। ये मान लिया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल इधर जाएगा या फिर इधर, ठीक है, पार्टिकल या तो इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। तो जब पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो सकती है सिर्फ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक, पार्टिकल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि डीज या तो इधर जाएंगे, या तो इधर की साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इधर होगा। तो सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये आपके पास है डी, ओके। अब देखो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, आयन सोर्स होता है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे ही हमने मान लिया पहले ये पॉजिटिव है और ये है हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी पर, ठीक है, हम तो वर्किंग देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, टाइम का नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो जैसे ही आपने ऑन किया, जैसे ही आपने इसको ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ इस डी के पास पहुंच गया, क्योंकि क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर से नीचे की तरफ या बाहर की तरफ मान लो, ओके। अब देखो ये हमारे पास इधर जा रहा है, जैसे ही पार्टिकल डी के अंदर पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, यहाँ पर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है जीरो, लेकिन क्यों जीरो हो गया है, क्योंकि ये होलो डीज हैं और होलो स्फीयर के अंदर, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो गया फिर हमारे पास, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कंटिन्यूअसली क्या करवाता रहेगा, डायरेक्शन को चेंज करवाता रहेगा, तो सर्कल में मूव करवाएगा तो इसको बाहर निकाल देगा, निकाल दिया किसने बाहर, ये मैंने ज्यादा दूर दूर बना दिया ना, थोड़ी पास होती है वैसे, यहां से बना दो स्ट्रीक। अब तो वैसे ही बना लो, समझ में तो आ ही गया, ऐसा होता है इस तरह से, ये डीज यहाँ पे कनेक्ट है, ये यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, पार्टिकल पहले इधर गया, जैसे इधर गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है अंदर, बट मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसमें मूव किया, सर्कल में मूव किया, फिर बाहर आ गया। अब जब ये बाहर आया पार्टिकल, तो क्या हुआ, इतने में ही इसने फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने पोलैरिटी चेंज कर दी, पहले इधर प्लस था इधर माइनस, अब उसने क्या कर दिया, इस वाली पे प्लस कर दिया, इस वाली पे माइनस। तो जैसे ही पार्टिकल बाहर आया तो अब इधर की साइड भागेगा, इस तरफ भागा पार्टिकल, ठीक है। अब पार्टिकल इस तरफ भागा है और इस तरफ थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी के साथ भागा है, क्यों, क्योंकि ये पहले यहाँ पर जब इसमें एंटर कर रहा था तब इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर अब ज्यादा वेलोसिटी के साथ पार्टिकल बाहर आया है, तो ये इसमें ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो जब हमने चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तब रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, वेलोसिटी ज्यादा होते ही रेडियस ज्यादा हो जाएगा,
रेडियस ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा बड़े रेडियस के साथ मूव करेगा। इस जैसे ही D2 के अंदर एंटर करेगा, ये D1 है, ये D2, D2 के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा सिर्फ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको किस में मूव करवा देगा, फिर से सर्कल में मूव करवाएगा, कंप्लीट करेगा वो तो अपना सर्कल। फिर यहाँ पर फिर से आ गया पार्टिकल। अब जैसे ही यहाँ पर पार्टिकल आ गया तो इतने में ही जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसका काम तो क्या है, पोलैरिटी को चेंज करते रहना। ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा माइनस, तो पार्टिकल इस वाली डी में जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको मूव करवाएगा, फिर इधर। अब इसको कर दो रब, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये D2 है, ये D1 है, इस तरह से पार्टिकल मूव करता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो पार्टिकल, यहाँ पर आप क्या लगा देते हो, एक विंडो लगा देते हो, क्योंकि एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है। अब यहाँ पर आपने क्या लगा दी, विंडो, मतलब बाहर जाने का रास्ता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू यहाँ पर विंडो लगाई है, और यहाँ पर क्या है, आपका टारगेट है, इधर आपने टारगेट रखा हुआ है, ये आपका टारगेट है, इस पर आपको इसको हिट करवाना है। तो ये पार्टिकल यहाँ से आएगा और यहाँ पर फिर हिट कर जाएगा। यहाँ पर इस पार्टिकल की कुछ भी वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ पर बहुत भयंकर वाली वेलोसिटी इसकी मिलेगी। एक्सप्रेशन हम अभी देखेंगे। तो ये थी कंप्लीट इसकी वर्किंग। अब इसमें तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आएगी कि पोलैरिटी चेंज हुई, इसने कर दी, मतलब क्या हुआ, और जरूरी है क्या ये पार्टिकल बाहर आए तभी पोलैरिटी चेंज करे। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐसे टाइम पर सेट करते हैं कि जितने में ये अपना राउंड कंप्लीट करे उतने में ही ये अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि जितने में पार्टिकल ने एक सर्कल मूव किया है उतने में ही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की है, ठीक है। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो हमारे पास ये जो साइक्लोट्रॉन है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ले या पूछ ले ये क्या है, तो आप उसको कह सकते हो दैट द टाइम ऑफ oscillation of frequency oscillator and the time taken by particle to complete one round are made equal. This process is called synchronization, ठीक है। मतलब हम इसको सेट ही इस तरह से करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो जितना टाइम लेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, वो टाइम दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वैसे तो हम ये एक बार पहले निकाल चुके हैं, अब एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीजें इसके बारे में। तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv² में r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स की वजह से मूव करता है पार्टिकल। और इस फोर्स को यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, QVB, एक V से एक V कैंसिल, क्या बच जाएगा, QB में m, और ये यहाँ पर आ जाएगा r, QBr/m। तो अब देखो ये हमारे पास क्या हो गई, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस पर। तो अभी मैंने बताया था ना, ज्यादा वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल मूव करेगा तो ज्यादा रेडियस का पाथ डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तो ये और ज्यादा रेडियस का पाथ डिस्क्राइब करेगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr, और स्पीड कितनी है, v की यहाँ पर रख दो। 2πr कैसे होगा, सर्कल का रेडियस,
अब सर्कल को कंप्लीट नहीं कर रहा है एक राउंड में, कितना कर रहा है, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि एक डी के अंदर गया और बाहर तक आ गया। तो यहाँ पर कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ना लेकर क्या लेंगे, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो क्या हो जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाय क्यू बी आर, और अपॉन में एम था वो ऊपर चला जाएगा, आर से आर कैंसिल, क्या बच गया, पाई एम अपॉन क्यू बी। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को तो सेट कर सकते हैं, डिवाइस से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी को देखकर ये जो सारी चीजें हैं, पार्टिकल का मास, पार्टिकल का चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, इससे यहां से कैलकुलेशन करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं कि यहाँ से इतना टाइम आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इतने टाइम के बाद चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे पास पार्टिकल क्या करता, मान लो ये पार्टिकल पहले आ गया, पोलैरिटी चेंज हुई नहीं, तो क्या होगा, तो अब पार्टिकल इधर जाना था लेकिन ये पार्टिकल वापस इधर ही भागेगा, तो मतलब क्या हुआ, डेसिलरेट हो गया। जब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर पाएगा और जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसीलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं, एकदम सही सेट करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके रखते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, स्टेप इन। स्टेप इन मतलब क्या है कि जैसे ही ये बाहर आया, जैसे ही ये बाहर आया और जैसे ही उसी तरह से क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ साथ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप इन। और अगर ऐसा हो जाए कि ये बाहर लेट आए, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले ही चेंज हो गई, या फिर ये बाहर जल्दी आ गया और इसकी फ्रीक्वेंसी अभी तक चेंज नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप आउट। मतलब साथ साथ नहीं है, साथ साथ है तो स्टेप इन और साथ साथ नहीं है तो स्टेप आउट। स्टेप इन का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। ठीक है, जैसे लेफ्ट एक साथ, राइट एक साथ, लेफ्ट एक साथ, राइट एक साथ, तो स्टेप इन या स्टेप आउट बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। टाइम किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ पार्टिकल के मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। आप लोग क्या कहते हो, अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल यहाँ से आएगा, बड़े रेडियस में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जहां पर बड़ा रेडियस है वहां पर वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा। और यहाँ पर तो क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए वो बड़ा रेडियस खुद ही चूज कर रही है। ठीक है, टाइम को सेम रखने के लिए। क्लियर हो गया। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी, 2 पाई अपॉन में पाई एम, और क्यू भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 क्यू बी अपॉन में एम। ये आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को निकालनी हो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल हमें बाद में एट लास्ट मिला, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, हाफ एम वी नोट स्क्वायर। वी नोट क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जब पार्टिकल उस विंडो से बाहर निकला है, तो क्या हो जाएगा, रख दो यहाँ पर v की वैल्यू हाफ m, v की वैल्यू क्या है, क्यू बी आर अपॉन में m, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। ये हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचता है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गई है, मास हो गया है, और क्या निकालना है। अब देखो हो क्या सकता है कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो, कि टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, यहां पर एक बार प्लस हुआ, माइनस, माइनस प्लस, तो जब प्लस से माइनस होकर आधा ओसिलेट हुआ है, ठीक है, मतलब यहां से यहां पहुंचा है, अब फिर यहां से यहां पहुंच जाए वापस, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो क्या हो गया है, कंप्लीट, उसने एक राउंड कर लिया है, ओसिलेट हो गया है। तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस, तो ये जो मैंने टाइम निकाला, ये किसके लिए निकाला है, टी, स्मॉल टी लिख लो इसको, ये किसके लिए निकाला है, टाइम पीरियड ऑफ
हाफ राउंड, टाइम पीरियड ऑफ हाफ राउंड है ना ये, हाफ राउंड, या इन 1D, और कह सकते हो और इन 1D। अगर अब आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा 2T। आएगा या नहीं आएगा बोलो, आएगा ना, क्योंकि T क्या होता है हमारे पास, T तो है हमारे पास हाफ सर्कल के लिए, और जो नेक्स्ट T हो जाएगा वो अगले हाफ सर्कल के लिए, ठीक है। तो टोटल जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर आने के बाद ही तो दोबारा प्लस होगी ना, जब पार्टिकल कंप्लीट एक राउंड लगा लेगा तभी तो एक राउंड इस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का बनेगा, प्लस से प्लस तभी तो आएगी, क्योंकि आधे राउंड में तो कहां पहुंची है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2T, और क्या आ जाएगा ये 2πm अपॉन में QB, ठीक है। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ले कि ये टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड में इतना टाइम पीरियड है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर्मूला याद रखना 1 अपॉन में T, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वैसे तो, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, कि कितनी साइकिल उसने पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कन्वर्ट की है, कंप्लीट की है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2πm, और ये QB अपॉन में है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, QB अपॉन 2πm, ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है आई थिंक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या हो सकती है हमारे पास, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, कि पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड अप टू अ सर्टेन लिमिट, पार्टिकल्स कैन बी accelerated up to a certain velocity लिमिट, ठीक है। पार्टिकल्स को एक सर्टेन वेलोसिटी लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टिकल्स इतनी सी सर्टेन एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट हो सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही जो पार्टिकल की वेलोसिटी v चल रही है, चलो ठीक है, जैसे ही ये v इसके नियर अबाउट पहुंचती है, c के नियर अबाउट पहुंचती है, तो जो आपके पास मास होता है वो क्या हो जाता है, वेरी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वेरी करना स्टार्ट कर देता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। m नोट क्या है यहाँ पर, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब उसका कितना मास है। तो जैसे ही आपके पास v c के बराबर होगा तो ये फैक्टर 1 के कुछ पास आएगा, पास आएगा ना, 1 के कुछ पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। अब एक तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 1 में से आपने मान लो ये जो फैक्टर आया v को, यहां पर मैंने क्या ले लिया, v को ले लिया मैंने यहाँ पर c/2, ठीक है। तो आप देखो इसकी मास की वैल्यू निकालो, m नोट 1 माइनस c स्क्वायर ओवर 4, और ये c स्क्वायर है ही, v स्क्वायर की जगह क्या रख दिया c/2, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया m नोट ओवर 4 माइनस 1 √3, और ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई m नोट डिवाइडेड बाय √3/2। तो एक तो आप इसको इससे डिवाइड करो, और दूसरा क्या हो जाता है, ये फैक्टर क्या हो जाता है हमारे पास और ज्यादा कम हो जाता, ठीक है। मान लो यहाँ पर तो 1/4 है, अब यहाँ पर 1/2 होता, अगर ये वाला जो फैक्टर है कितना होता 1/2, m इक्वल्स टू m नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस √1/2, ठीक है, 1/2 ये होता, ओके। तब क्या होता, m माइनस m नोट अपॉन 1/2 का रूट और 1 अपॉन √2,
तो एक तो क्या है, आप लोगों ने √3/2 से डिवाइड किया, एक √1/√2 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, आएगी ना ज्यादा। अब जब ये वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप लोग क्या करोगे, जब आपके पास ये वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, टाइम पीरियड का क्या आया था भाई, πm/qv, πm/qv, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था। मास जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही क्या बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा, मास के बढ़ने के साथ साथ टाइम भी बढ़ जाएगा। और मास कब बढ़ता है, जब वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाती है तो मास बढ़ने लग जाता है। अब जैसे ही मास बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, उसके साथ ही क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो मतलब ये डी के अंदर ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो सेट है, ये तो जब होगा उसी टाइम पे ऑसिलेट करेगा। अब इसने ज्यादा टाइम ले लिया अंदर, ये फिक्स टाइम पर बाहर नहीं आया, इसकी पोलैरिटी पहले ही चेंज हो चुकी है, तो क्या ये फर्दर ऑसिलेट करेगा, ये वापस से उसी डी में जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक सर्टेन लिमिट होती है कि सिर्फ वहीं तक, जहां तक मास वेरी करना स्टार्ट नहीं करता, जहां पर मास वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता, सिर्फ उसी वेलोसिटी तक हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं पार्टिकल को, फर्दर और आगे हम इसको एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पहली लिमिटेशन हो गई ये, ओके। दूसरा क्या है हमारे पास, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सीलरेट कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को, वही बात है, टी क्या होता है, πm/qv होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एक्सीलरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी, अगर इसका मास स्मॉल है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होते ही, इसकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज होते ही ये बहुत तेज वेलोसिटी के साथ भागेगा, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा ना तुम्हें, Q² V² R²/m, ये था ना। तो इसकी मास इसका कम है ना इसका मास, तो इसकी वेलोसिटी में, इसकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज होते ही ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड से भागेगा, तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से भागेगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब जल्दी बाहर आ जाएगा तो फिर वही बात है कि ये इसके साथ ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, हमें तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मैच करवानी है, वर्क इसी पर करता है ये कि ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मैच करे, अगर ये मैच नहीं करेगा तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स को हम इसके थ्रू मूव नहीं करवा सकते, ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इसमें मूव करवा सकते हैं। तीसरा क्या है, अनचार्ज पार्टिकल्स को मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल्स इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं करते हैं। जब अनचार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है तो मूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया है, एक बार नहीं समझ आता है तो दोबारा देखना और फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है।